हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपेश और आज मैं कर रहा हूं मेरी बाइक एक्सपल्स प्रो का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। इसको मैंने चला दिया है अप्रॉक्स 20,000 किलोमीटर और इन 20,000 किलोमीटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरे क्या प्रोस थे, कॉन्स थे, वो मैं सब आपसे शेयर करना चाहूँगा आज। अगर आप इन फ्यूचर खरीदना चाह रहे हैं एक्सपल्स या फिर आप एक ओनर हैं तो क्या मुझसे आप रिलेट कर सकते हैं या नहीं, तो वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। 1.5 साल मुझे इस बाइक को हो गया है यूज़ करते हुए और इन 1.5 साल में मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस था वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। एज सच मुझे कोई इससे शिकायत नहीं है। इन 1.5 सालों में मैंने इसको 20,000 किलोमीटर चलाया। मोस्टली मैंने हाईवे टूरिंग किया, डेली कम्यूटिंग किया, ऑफ रोडिंग भी किया। काफ़ी फन टू राइड मोटरसाइकिल है अगर मैं कहूँ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वो है इसका ऑफ रोडिंग। जब ये मैंने बाइक खरीदी थी तो मुझे ये पड़ी थी लगभग 1,85,000 की ऑन रोड। जयपुर से मैंने इसे लिया था। आप जब बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले आप एक बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर करते हैं कि बाइक खरीदने के बाद मेंटेन करने में कैसी होगी, महंगी या सस्ती। बात करूं मैं अगर माइलेज की तो माइलेज मुझे मिलता है अराउंड 35-34 को। लोग बाग वीडियोस में बताते हैं कि 40-45 भी उनको देती है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक मेरा एक्सपीरियंस उसमें मुझे इतना अच्छा माइलेज नहीं मिला। 34-35 ही मिला है। एक बड़ा पार्ट मैंने लगवाया वो है इसका चेन सेट, जो कि 20,000 किलोमीटर में वर्थ इट है। आई थिंक 19,000 किलोमीटर में मैंने उसे लगवाया था चेन सेट को और वो भी आया 1,500 रुपये का। उसके अलावा एक बार ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं और ब्रेक पैड्स थोड़े से महंगे हैं। 1,300 रुपये का सेट है आगे पीछे का, बट वो 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल जाते हैं आपके एक बार डलवाने के बाद, तो ये भी इतना महंगा नहीं है। उसके अलावा एक क्लच केबल और एक दो जो इंडिकेटर्स टूटे हैं वो छोटे मोटे फॉल की वजह से। और सर्विस कॉस्ट जो इसका आता है वो ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 रुपये का आता है अगर आप रेगुलर सर्विस करवा रहे हैं सर्विस सेंटर से। और मैं इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ फ्रॉम हीरो, तो वो 1,300 रुपये का ऑयल है, इसलिए थोड़ा सा मेरा सर्विस कॉस्ट बढ़ जाता है लगभग 2,000 से 2,500। और सर्विस कॉस्ट डिपेंड भी करता है हम क्या क्या पार्ट्स लगवा रहे हैं बाइक के अंदर। बट बाइक के साथ जो 4 या 5 फ्री सर्विसेज मिलती है और सर्विस इंटरवल इज़ ऑल्सो गुड। 5,000 किलोमीटर पे आपको एक सर्विस करवानी होती है। ज़्यादा जल्दी नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, 5 से 6,000 किलोमीटर। हेल्दी रखने के लिए मैं इसे 5,000 पे ही करवा लेता हूँ चेंज। हीरो होने की वजह से कि पार्ट्स वगैरह काफ़ी सस्ते हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। बात करूँ टायर्स की तो ये फ्रंट टायर है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी तक तो 20,000 ये चल चुका है। और रियर टायर मुझे जल्दी ही चेंज करवाना पड़ सकता है क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी सी अभी हो गया है पुराना वो। और आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, अगर आप इससे प्यार से चलाते हैं तो वो ज़्यादा भी चलेगा टायर, नो डाउट। अब मैंने जब बाइक खरीदी थी ना तो मेरा प्लान यही था, मेरा पर्पज़ यही था कि मुझे हाईवे टूरिंग करना है, हल्का फुल्का उसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नॉर्मल वाली एक्सपल से 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा में आ रही थी, तो मेरा बिल्कुल मन हो गया कि क्यों ना मैं इसके लिए जाऊं। बट हाँ, अगर आप भी ये बाइक कंसिडर कर रहे हो तो एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, वो ये है कि आपका हाइट लगभग 5 फीट 10 एटलीस्ट होना चाहिए। मैं शायद 5'10", 5'11" ही हूँ लगभग। इतना हाइट होना ज़रूरी है इस बाइक को राइड करने के लिए। अभी मैं आपको बैठ के दिखाऊं क्योंकि एक तो मुझे आदत भी पड़ गई है और अभी मेरे दोनों पैर ऑलमोस्ट पूरे पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट मतलब एक टिप टॉप करता है तो दूसरा वाला पूरा पहुंच चुका होता है। ये सीट हाइट ठीक है, बट हाँ अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप ज़रूर एक बार पहले टेस्ट राइड लेके देखो, चेक करो कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हाइट पे ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता। कम हाइट के राइडर्स भी बहुत अच्छा इसी बाइक को यूज़ कर सकते हैं, इस बाइक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वो सारा स्किल्स के ऊपर है। आप जैसे जैसे स्किल डेवलप कर लेंगे उसके बाद में आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। सीट हाइट मैं बताऊं इसका 885 mm है और इसका जो सीट हाइट या ओवरऑल बाइक का हाइट है वो इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और या फिर आई कैचिंग फैक्टर है। इसका जो रोड प्रेजेंस है वो उसकी हाइट से ही आता है। जब आप हाईवे पे या फिर आप सिटी में इसको राइड करोगे तो आप बाकी लोगों से काफ़ी ऊपर बैठे होगे, बाकी बाइक्स वगैरह आपको नीचे दिखेंगी। ट्रैफिक में होवर करने में थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि आगे का जो ट्रैफिक है वो आप दूर तक देख सकते हो। इतनी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हैं। आप स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स और या फिर कोई भी ऑफ रोड पैच आता है तो आप बिल्कुल भी सोचोगे नहीं, मैं भी नहीं सोचता, क्योंकि ये इतना कॉन्फिडेंस देती है ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ इसकी कि आप कहीं पे भी आंख बंद करके इसे उतार सकते हो किसी भी तरह की ट्रेल्स में, या फिर कोई भी चीज़ आप क्रॉस कर सकते हो। कूद जाती है बाइक खड्डों के ऊपर से या पत्थरों के ऊपर से, वो उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और काफ़ी लोग इसके इंजन को इसका कॉन्स में बताते हैं, इसकी कमी में गिनते हैं। मेरा नेचर जो है वो अभी इस बाइक के हिसाब से सूट करने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी पहले से बहुत शांत हो गया हूँ थ्रॉटल पे। और इसमें 19 हॉर्स पावर है, 17 Nm टॉर्क है। नो डाउट ये पावर कम है, पावर फिगर कम है, मोटर कमज़ोर है थोड़ी सी। बट अगर आप एक मैच्योर राइडर हो और आपको काफ़ी समय हो गया है राइड करते हुए और आपको इतनी परफॉर्मेंस की भूख नहीं है और आप एक थोड़ा सा आप बजट का साइड भी देख रहे हो ना,
तो आप ज़रूर इस बाइक के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैं हाईवे टूरिंग करता हूँ और करीब 80, 90, 95 की स्पीड तक मैं क्रूज़ करता हूँ हाईवे पे। और मेरे हिसाब से इंडियन हाईवेज जो हैं वो इतनी ही स्पीड के लिए बने हैं। अभी रिसेंटली मैंने मुंबई से जयपुर लगभग 1150 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया, और मेरे साथ पूजा थी एज ए पिलियन, और आधा टाइम उसने भी चलाया। अब ये जो डिस्टेंस है हमने 21 घंटे में मारा, इसमें हमको एज सच कोई फटीग नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा पिलियन का जो सीट है वो अनकम्फर्टेबल है, बट उसके अलावा जो सिटिंग पोस्चर है ना, स्पेशली राइडर का और पिलियन का भी, जो फुट पैक्स की पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आपको लॉन्ग राइड्स पे कोई इशू नहीं होता थकान वाला, क्योंकि विंड ब्लास्ट नहीं आते। जो राइडर है वो काफ़ी नीचे बैठा है और विंडशील्ड काफ़ी ऊंची है और पोस्चर इतना कंफर्टेबल है, आप एकदम अपराइट पोजीशन में बैठते हो, तो आप लंबे लंबे किलोमीटर्स, लंबे लंबे डिस्टेंसेस मार सकते हो वन गो में। और बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो जब ये बाइक मैंने ख़रीदने का प्लान किया था तो तभी मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और इसमें ना काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि नॉर्मल एक्सपेल से 10-15 हज़ार रुपये ऊपर देकर मुझे ये इतना हाई सस्पेंशन मिल रहा था। जो हैंडल बार के राइजर्स थे वो ऑलरेडी फिट मिल रहे थे, ये जो हैंडल बार गार्ड्स थे ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले थे, नॉर्मल एक्सपेल्स में तब इतने अच्छे नहीं आया करते थे। और ये इंजन की जो बैच प्लेट है ये इसमें फिट थी ऑलरेडी, तो और एडजस्टेबल सस्पेंशन भी था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी आपको ये बाइक एक ऐसा पैकेज मिलती है कि आपको एज सच कुछ बाहर से कस्टमाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो। मैंने इसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 एसेसरीज़ लगवाई है, जो कि है एक ये रक्सैक की प्लेट, मतलब पीछे बैग बांधने के लिए मैंने प्लेट लगवाई है, और ये मेरे फ़ोन का स्टैंड लगा है सामने, दैट्स ऑल। और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें फ़िट नहीं करवाया। विंडशील्ड जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, मतलब पहले इससे छोटा आया करती थी नॉर्मल एक्सप्रेस में, अब ये इन्होंने काफ़ी ऊंची कर दिया, और इसकी वजह से विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं आते। लॉन्ग टूरिंग में बहुत ही हेल्प होती है उससे। और मैं लाइट का कहूँगा, हेडलाइट की अगर बात करूँ तो उसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। रात को हाई बीम और लो बीम 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको ऊपर LED रिफ्लेक्टर्स के साथ, और DRL भी आपको साइड में मिलता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में। बाकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की मैं क्या बात करूँ, आपको मिल जाता है फुल्ली एडजस्टेबल रीबाउंड कंप्रेशन, दोनों एडजस्टेबल है, फ्रंट सस्पेंशन, और वाटर वेटिंग कैपेसिटी हुई। अगर ये साइलेंसर की जो हाइट है वो इतनी ऊंची है, बाइक खुद ही बहुत ऊंची है, और फिर साइलेंसर इतना ऊपर है, तो 400-500 mm की बारिश में आप आराम से इसे चला सकते हो, कितना भी पानी भरा हो, वाटर क्रॉसिंग्स हो। और अगर सैडलिंग करना है, सैडलिंग का जो पोजीशन है वो भी बहुत बेटर है, आप काफ़ी अपराइट ही खड़े होते हो। हैंडल बार का जो पोजीशन है, क्योंकि हैंडल बार राइजर्स जो है वो बाइक में ऑलरेडी इनबिल्ट फिट मिलते हैं। फ्रंट का 21 इंच का व्हील है, वो आपको इतना अच्छा हेल्प करता है ऑफ रोड में या फिर मिट्टी में, स्लश में जब आप जा रहे हो, तो बहुत ईजी टू हैंडल हो जाती है, ईजी टू मैन्यूवर हो जाती है। Here I am going 80। कंपनी ने बनाया ही बाइक को ऑफ रोडिंग के लिए था, ऑफ रोडिंग साइड पे बनाया था, इसलिए उन्होंने पीछे ABS डाला ही नहीं। फ्रंट का जो ABS है वो ऑफ करने के लिए भी आपको बाइक में मोड मिल जाता है। प्लस अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो हमें इतने प्राइस में ऑफ़र हो रहा है। ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बाइक के कंसोल में मिल जाती है देखने को, जैसे कि गियर इंडिकेटर हुआ या फिर एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो नेविगेशन के लिए। और ABS के हमें यहाँ पे 3 मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें एक है ऑन, ऑफ और एक है ऑफ रोड। वैसे ये मोड सारे फ्रंट ABS पे ही काम करते हैं, बिकॉज पीछे तो आपको ABS मिलता ही नहीं है रियर में। तो मैंने आपको फ़ायदे तो बहुत सारे बता दिए, और अब थोड़े प्रोज के बाद मैं इसके कॉन्स भी बताऊंगा आपको। और सच बताऊं तो मैं मेरी बाइक की बुराई तो करना नहीं चाहता, बट दिल पे पत्थर रख के मैं आपको कुछ बताता हूँ जो जो मुझे लगता है इसमें कमियाँ हैं। तो सबसे पहले बहुत लोगों के हिसाब से ये बात है कि इसका पावर जो है वहाँ पे थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। पावर फिगर जो है, इंजन अंडर पावर फील होती है, और नो डाउट वो होगी भी, बट अब आपके ऊपर है। अगर आप अडेप्ट कर लेते हो थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि मैंने कर लिया है, माउंटेन्स पे जाना हो विद पिलियन विद लगेज, मैंने इससे अच्छे बहुत सारे टूल्स किए हैं। अगर आप माउंटेन पे क्लाइंब भी कर रहे हो तो आपको 40, 50, 60 की ही स्पीड पे चलना पड़ेगा। अगर आप वैसे राइडर हो कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, थ्रॉटल घुमाते ही बाइक भागनी चाहिए, आपको 70, 80 क्लाइंब करना है हाईवेज पे, तो उसके लिए आपको बड़ा इंजन चाहिए होगा। बट अदरवाइज द इंजन इज़ गुड। एक जो कमी इसकी मुझे लगती है वो ये भी है कि इसकी सीट हाइट है वो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ये थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि जब आप कहीं पे इस बाइक को खड़ा करोगे तो उसके ऊपर बैठ के आप इसे पीछे नहीं ले सकते, आपको उतर के ही उसे पीछे लेना होगा। जैसे कि मेरी हाइट है 5'10", 5'11", अगर आप 6 फीट हो या फिर 6 फीट से ऊपर हो तो हाँ, आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वेट जो है बाइक का वो बहुत कम है।
हाँ, उसके अलावा ना जो बाइक का ओवरऑल साइज़ है, जो व्हील बेस है, तो इसको ट्रैफिक में थोड़ा मैन्यूवर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द साइज़। उसका हैंडल बार और जो व्हील बेस है वो इतना लंबा है कि आपको उसको मैन्यूवर करना इतना आसान नहीं होगा। जो फ्रंट टायर है, जो सस्पेंशन का हाइट है, उस वजह से आपको ब्रेकिंग, रोड पे जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना, वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप हाईवे पे आप रोड्स के ऊपर ट्रैफिक के बीच से निकाल रहे हो, ट्रक्स के बीच से हाई स्पीडिंग वगैरह, वो चीज़ें आप इससे नहीं कर सकते। इट्स अ फन टू राइड मोटरसाइकिल ऑन एंड ऑफ द रोड, बट आप जब रोड पे हो, थोड़े से हाई स्पीड से हो, तो आपको शांति रह के इसे चलाना है क्योंकि ये इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। आपको ब्रेकिंग इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देने वाली है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो लगभग 10% गिर गई है परफॉर्मेंस, और शायद हो सकता है वो मेरी गलतफहमी हो क्योंकि अभी टायर भी पुराना है। इट्स नॉट अ फैमिली मोटरसाइकिल। अगर आप इसमें घर में आपने इसको द ओनली मोटरसाइकिल रखा हुआ है तो आप फैमिली में लेडीज़ के साथ आप कहीं पे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मम्मी या सिस्टर को बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पीछे साड़ी वगैरह पहन के बिकॉज ऑफ द हाइट। अगर फैमिली में कोई और भी है, छोटा भाई या पिताजी, तो वो इस बाइक को इतना आसानी से नहीं चला पाएंगे। तो मैं ओवरऑल आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर आप एक एडवेंचर टूरर देख रहे हैं जिससे आपको टूरिंग करना है, आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, तो आप इस बाइक के लिए ज़रूर जा सकते हैं। हाँ, बट अगर आपको डेली कम्यूटिंग करना है, ऑफिस जाना आना है, एक फैमिली में द ओनली बाइक चाहिए आपको घर पे, तो आप इसके नॉर्मल वाले वर्जन के लिए जाइए। और रही बात पावर एंड परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो देखो बहुत अच्छा है। जो इंजन था उसके हिसाब से बाइक पहले से रिफाइंड भी हो गई है। पहले जब ये 4V नहीं थी तो इसमें काफ़ी इश्यूज थे, बट आफ्टर बीइंग अ 4V मुझे इसमें कोई वाइब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होता जो लोगों को लगता है कि बहुत वाइब्रेट होती होगी। 90 के स्पीड पे ये कोई एज सच वाइब्रेशन नहीं देती। हाँ, बाकी जो परफॉर्मेंस वगैरह का लफड़ा था वो तो देखो अब क्लियर हो ही गया क्योंकि आ गई है एक्सपल्स 210। अभी तक तो शोरूम्स पे आई नहीं है। आई थिंक वो जब आएगी फिर मैं उसको टेस्ट राइड लूँगा। आई होप वो बहुत ही अच्छी बाइक हो, जो इसकी थोड़ी बहुत पावर की कमी हुआ करती थी वो अभी कवर हो जाएगी। और अगर आप एक बिगनर हैं और आपको ऑफ रोडिंग सीखनी है, ऑफ रोडिंग आपको पसंद है, आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ज़रूर इस मोटरसाइकिल के लिए जा सकते हो बिकॉज 1,60,000 एक शोरूम में आपको इस प्राइस में अभी मार्केट में कोई दूसरी बाइक नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। बिकॉज KLX वगैरह कावासाकी ने, और अभी कुछ यामाहा में भी एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल आने वाला है इसकी तरह, बट वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आएगा। हाँ, जब मैंने ये बाइक ख़रीदा था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे पूजा को इसी बाइक से सिखाना होगा, पूजा इसी बाइक से सीखेगी। तो एक न्यूकमर के लिए अगर वो आप बिल्कुल बाइक चलाना नहीं आता है तो इसमें काफ़ी इशू होगा बिकॉज ऑफ द सीट हाइट अगेन। तो जो इसका फ़ायदा है वो इसका नुकसान भी बन जाता है कभी कभी, इसका सीट हाइट और इसकी ओवरऑल हाइट। तो अगर आपने ये बाइक पहले ट्राई की है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा था। आपको मज़ा आया या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऊंची लगी और नॉट वर्थ इट लगी। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स कोई प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।